महान ललितादित्य मुक्तापीड़ा के दिशा निर्देश अनुसार कुवलयापीड़ा जो उनके बेटे होते हैं, पुत्र होते हैं, उनको राजगद्दी दी जाती है। लेकिन मंत्रियों को भी निर्देश होता है कि अगर वह शासन या प्रशासन दिशा निर्देश अनुसार नहीं चलाते हैं तो वह उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। और साथ में ही वज्रदित्या को, जो उनके अनुज होते हैं कुवलयापीड़ा के, वज्रदित्या बाप्याका को कभी शासन ना दिया जाए, हाँ, लेकिन एक सम्मान उनको दिया जाए और समान शक्ति के साथ में जो राजा की शक्ति होती है वैसा ही उनके साथ में भी व्यवहार किया जाता है। कुछ समय पश्चात कुवलयापीड़ा को ये महसूस होता है कि वज्रदित्या से ये जो समान शक्ति वाली बात है वह छीन ली जाए, और वह उनको उसे दूर रखते हैं। और भी ऐसे कुछ उनके निर्देश और आदेश होते हैं जो मंत्रियों को पसंद नहीं आते हैं, और एक मंत्री कुवलयापीड़ा का विरोध भी करते हैं और उनके दिशा निर्देश की अनसुनी भी करते हैं। इससे कुवलयापीड़ा बड़े अचंभित तो नहीं होते हैं, लेकिन उनको बड़ा दुख लगता है इस चीज़ से, और वह प्रतिशोध की भावना में ग्रसित होते हैं। एक रात उनको निद्रा नहीं आती है। नींद ना आने के कारण वह सोचते रहते हैं कि मैं इस मंत्री के साथ क्या करूं, कैसा व्यवहार करूं। प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही होती है, लेकिन उसी रात्रि मंथन में, कहते हैं जहां विष भी निकला था वहां अमृत भी निकला था, तो वह अमृत पान कर लेते हैं और वह खुद को खुद ही समझा देते हैं कि जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं, विलास भोगता पे, वह सही नहीं है एक शासक के लिए। उनके पिताश्री ने कितने गौरवशाली उनके लिए एक बेंचमार्क स्थापित किए हैं, या एग्जाम्पल स्थापित किए हैं, उदाहरण जिसको हम कहते हैं, तो उससे वह कई कोसों दूर है। तो वह खुद ही अपने आप से बोलते हैं, बस कुवलयापीड़ा, बस अब ये समय है खुद को बदलने का। और इसी अवस्था में वह निर्णय लेते हैं। क्या निर्णय है? निर्णय यह है कि वह त्याग करना चाहते हैं। मात्र 1.5 साल के शासन के बाद वह त्याग की ओर निकलते हैं और वज्रदित्या बाप्याका कश्मीर के राजा बनते हैं। ये वज्रदित्या जो होते हैं ये बड़े अय्याश होते हैं। ये अपने बस अय्याशों में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं और हमेशा अपनी खुशी के लिए ही जीते हैं। कहते हैं उस समय काल में जब हरम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, मुस्लिम आक्रांता जो थे या मुस्लिम शासक भी जो थे वह भारत की ओर दस्तक ही दे रहे थे। अभी भारत में घुसे नहीं थे पूरी तरह, सिर्फ सिंध में आए हुए थे और अफगानिस्तान में आए हुए थे, जिसको कंबोज कहते थे। लेकिन ये हरम का कॉन्सेप्ट जो था ये भारत में प्रचलित नहीं था, और इस महाशय, इस वज्रदित्या ने हरम जैसा ही एक स्थान निर्मित किया या बनाया। कहाँ? परिहासपुरा में। और अपने महल का एक बाग उन्होंने हरम खाने के लिए रखा, अपनी अय्याशियों के लिए रखा। प्रजा में ये बात सही नहीं गई और प्रजा उनसे दुखी थी, मंत्री भी दुखी थे। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी बरनी, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ दोस्तों। जैसे ही 6-7 साल के शासन में वह एक ऐसी बीमारी से ग्रसित हुए जिसको हम यौन संक्रमण या एसटीडी के नाम से जानते हैं। उनको एसटीडी के कारण वह मृत्यु को प्राप्त होते हैं। एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। उसके बाद, उसके कुशासन के बाद पृथ्वीयापीड़ा 4 साल शासन करते हैं और फिर उनके बाद
संग्राम पीड़ा, जो उनके वंश के नहीं होते, उनके मामा होते हैं, वह शासन सिर्फ केवल 7 दिन के लिए करते हैं और 7वें दिन के बाद ही वह भी सहयोग करते हैं जयापीड़ा को राजन बनाने में। दोस्तों, जयापीड़ा कश्मीर के शासक बनते हैं और जयापीड़ा वज्रदित्य बापीयका के छोटे बेटे होते हैं, छोटे पुत्र होते हैं। जयापीड़ा शासन संभालते ही उनके जो मंत्री होते हैं वह उनको बहुत ही अच्छा ज्ञान देते हैं। कहते हैं कि मंत्री उनको कहते हैं कि अगर आपको सुशासन करना है और कश्मीर का जो ये कुशासन 8-9 साल चला है, तो सुशासन के लिए आपको अपने दादाश्री महान ललित्यादित्य मुक्तापीड़ा के पद चिन्हों पे चलना पड़ेगा। और वह इस ज्ञान को अच्छी तरह सुन लेते हैं और लोगों से मिलते हैं जो कभी ललितादित्य मुक्तापीड़ा की सेना के शौर्य कहलाते थे या बहुत ही वीर थे। वह भले मानुस और वह शौर्य मानुस जयापीड़ा को बोलते हैं, राजन, आप उनकी नकल तो नहीं कर सकते, आप हूबहू उनके जैसे तो नहीं हो सकते, लेकिन प्रयास कीजिए, शायद सफलता आपको मिल जाए। और वह उनके बलशाली होने का और उनकी शौर्य गाथा का सिमरन करते हैं और उनको एक अच्छा ज्ञान भी देते हैं। जयापीड़ा ये सुनकर बड़े प्रफुल्लित होते हैं और वह मन बनाते हैं अब आगे की विजय यात्रा उनको करनी चाहिए। इसी विजय यात्रा में वह सबसे पहले कहाँ जाते हैं? प्रयाग। जी हाँ, प्रयाग में वह ब्राह्मणों को 1,00,000 मुद्रा से एक कम ब्राह्मणों को दक्षिणा में देते हैं और कहते हैं प्रयाग में जो ये सब करते थे, जो ये दक्षिणा देते थे, उनको जितनी वो दक्षिणा देते थे उनको उतना ही प्रतिसाद भी मिलता था। तो उनको 1,00,000 अश्व यानी कि घोड़े वह सब कलेक्ट करते हैं या इकट्ठा करते हैं आगे की विजय यात्रा के लिए। और साथ में ही प्रयाग से वह गंगा जल लेते हैं और वह गंगा जल जो महीनों भर चलता है, बिल्कुल वो अस्वच्छ नहीं होता है या खराब नहीं होता है। ये कब तक चला ये गंगा जल का प्रकरण खराब नहीं होने का? ये तो अभी भी हम हरिद्वार से लाते तो हर हिंदू घर में होता है, लेकिन प्रयाग आते आते, कानपुर आते आते फिर गंगा, वह गंगा नहीं रहती जो कभी हुआ करती थी। और ये गंगा जो स्वच्छ थी, ये ब्रिटिश काल तक भी थी। मतलब मुग़ल भी आए, वो इस्लामिक इन्वेडर्स भी आए और उसके बाद ब्रिटिश भी आए, लेकिन जैसे ही भारत के हाथों में सत्ता सौंप दी गई, तो जैसे उन्होंने भारत का हाल किया, वह भारत को ना संभाल सके, वैसे ही गंगा को भी बेहाल कर दिया। मतलब गंगा अस्वच्छ होती गई। खैर, ये विषय कभी किसी और दिन उठाते हैं। आज का विषय है कश्मीर की राजतरंगिणी। तो वह ये अश्व लेकर, ये घोड़े लेकर जब आगे बढ़ते हैं, वह सीधे दक्षिण पूर्व की ओर चले जाते हैं गौड़ राज्य में। और गौड़ राज्य में वह एक प्रांत में चले जाते हैं जो कि राजकुमार जयंता द्वारा शासित होता है। वहाँ उस नगरी में जाकर उनको बड़ा अच्छा लगता है, और क्योंकि वहाँ की समृद्धि देखकर, लोगों की खुशहाली देखकर वह बड़े प्रफुल्लित होते हैं। और एक दिन वह ऐसे ही बैठे होते वहाँ पे। हाँ, ये कहना आवश्यक है कि उनकी सेना गौड़ आते आते
थोड़ा सा थकान महसूस कर रही थी, तो तब वह अपने सेना को वचन देते हैं कि हम कुछ ही समय में यहाँ से वापस जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अपनी सेना को वो वहीं रखते हैं। कुछ मंत्रियों को बस ये बोलते हैं कि वह कुछ दिनों के लिए अकेला आगे बढ़ना चाहते हैं अपने शौर्य को परखने के लिए। तो उसी सिलसिले में वह इस गौड़ राज्य में शरण लेते हैं या भ्रमण करते हैं। वह एक मंदिर के पास में एक कार्यक्रम देखते हैं जहाँ नित्यांगना अपना जो उनकी कलाकारी थी या जो उनका प्रदर्शन था वो करते हुए दिखता है उनको। और वहाँ पे वाद्य यंत्र भी होते हैं। वह उससे बड़े खुश होते हैं। और साथ में ही वह देखते हैं वहाँ पे कुछ बहुत ही खूबसूरत महिलाएं भी होती है जो नृत्यांगना होती है। वह बड़े मोहित होते हैं ये सब देखकर, लेकिन वह भी किसी की दृष्टि में होते हैं। तो दूर से एक महिला उनको निहारती रहती है और वह अपनी सहयोगी के हाथ में एक पान बेचती है उनके लिए। उनको ये पता नहीं होता है कि ये कौन है, लेकिन वह समझ जाती है कि ये कोई साधारण पुरुष तो लगते नहीं है। तो वह पान जैसे ही उनको देती है उनकी सहयोगी, वह पान तो लेते हैं। जैसे पान लेते हैं पीछे मुड़कर देखते हैं और उससे इशारों में बोलते हैं, ये पान किसने भेजा है। तो वह उस महिला की ओर इशारा करती है। वह महिला के पास जाते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगता है, उनका संग होना, उनसे बात करना उनको बहुत अच्छा लगता है। और उस महिला का नाम कमला होता है। वह कमला से बड़े प्रभावित होते हैं और कमला भी उनसे उतनी ही प्रभावित होती है। और फिर जैसे रात्रि काल दस्तक देता है तो वह उनको अपने घर ले जाती है और अपने जहाँ वह शयन करती है वहीं ले जाते हैं। लेकिन आगे क्या होता है ये आप सुनिएगा। बड़े ही रोचक कहानी है, जयापीड़ा की रोचक कहानी और शौर्य कहानियों में से एक। पीड़ा कमला के शयन कक्ष में जाते हैं। वह दोनों करीब आते हैं और पौंड्रवर्धना ये जगह होती है, ये स्थान होता है जो राजकुमार जयंत के अधीन होता है। पौंड्रवर्धना में कमला के साथ ये समय काल ऐसा होता है जब ये दोनों समीप आते हैं। लेकिन जैसे ही कमला या राजन आगे बढ़ते तो राजन उन्हें कहते हैं कि मेरे पुरुषार्थ में और भी प्राथमिकता है, क्योंकि मैं जिस सपने को लेकर निकला हूँ उसकी प्राथमिकता में अभी स्त्री नहीं है। मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के बाद ही सोच सकता हूँ। कमला ये सुनकर प्रसन्न भी होती है और वह समझ जाती है कि ये जो पुरुष है ये वाकई में महामानव है कोई। लेकिन राजन उन्हें अपने बारे में ज़्यादा नहीं बताते हैं। दूसरे दिन सुबह होते ही, भोर होते ही जब वह संध्या के लिए निकलते हैं तो कमला उन्हें देर तक ना बाहर रहने के लिए कहती है। वह आ जाते हैं। एक दिन शाम की संध्या में राजन जो होते हैं उनको देर लगती है घर आने में। कमला परेशान होती है और जो जयापीड़ा होते हैं वह जब घर पहुंचते हैं तो उन्हें ज्ञात होता है कि कमला जो है बड़ी विचलित थी, क्योंकि हम नहीं आए, मतलब राजन नहीं आए। तो वह कारण जानना चाहते हैं। तो कमला कहती है, हमें डर था कि
यहाँ एक खूबनाक शेर रहता है जो सांध्यकाल लगते ही लोगों को अपना शिकार बनाता है, और कहीं आप भी ना उनके शिकार बन गए हो। ये सुनकर जो राजन है जयापीड़ा, वह खुद को शर्मिंदा महसूस करते हैं, लज्जित हो जाते हैं, क्योंकि वह राजा होते हैं लेकिन उनसे कुछ नहीं कहते हैं। एक दिन ऐसे ही वह बोर में निकल जाते हैं, लेकिन वह पौंड्रवर्धना से बाहर निकलते हैं, उस सीमा से बाहर निकलते हैं, और शाम के समय जब लौटते हैं वह जानबूझकर ऐसा करते हैं, और वट वृक्ष के सामने क्या, नीचे, वट वृक्ष बरगद के पेड़ को भी कहते हैं, उसके नीचे प्रतीक्षा करते हैं कि वो खूबनाक शेर आएगा तो उनसे दो चार हो ही जाए आज। और ऐसा ही होता है दोस्तों। शेर की दहाड़ सुनकर ये थोड़ा खुद को संभाल लेते हैं, लेकिन शेर जो है वह अपना पथ बदलते हैं। ये जैसे ही देखते हैं जयापीड़ा उनको ललकारते हैं थोड़ी ऊंची आवाज़ में। शेर को कोई ललकारे और शेर चुप बैठे, ऐसा तो होता नहीं है। वह धड़ाम से उनके ऊपर कूद जाते हैं, लेकिन इनकी तैयारी भी कम नहीं होती है दोस्तों। ये अपनी कोहनी उनके मुंह में दे डालते हैं, और कोहनी पे रक्षा कवच होता है जो लोहे का संभवतः था, और एक कोहनी तो उनके मुंह में दे डालते हैं, और दूसरे हाथ से जो एक छोटी सी तलवार होती है, खंजर होता है, वह उसके सीने को चीरता हुआ करके उनको, शेर को लहूलुहान कर देते हैं। शेर दम तोड़ देते हैं, नीचे पड़ जाते हैं। वह अपनी कोहनी पे एक कपड़ा बांधकर कमला के घर चले जाते हैं। उसको कुछ बिना बताए शयन कक्ष में जाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन सवेरे लोगों को ज्ञात होता है कि शेर को किसी ने मार डाला। राजकुमार जयंता को भी पता चलता है। राजकुमार जयंता बड़े हर्षित होते हैं, लेकिन वह जानना चाहते हैं कि ये किसने किया। तभी उनको पता चलता है कि शेर के जबड़े से जो रक्षा कवच निकला है उस पर महाराज जयापीड़ा लिखा है। तो वह लोगों से कहते हैं कि मुझे ज्ञात है कि महाराज जयापीड़ा यहीं कहीं है, वह भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन हमें उसका ज़रा सा भी पता नहीं है, हमारे संज्ञान में नहीं है। लेकिन जो भी हमें उसके बारे में बता देंगे, जो भी उनके बारे में हमें ये बताए कि वह कहाँ पर है, हम उनको मुंह मांगा इनाम देंगे। तो कई लोग समझ जाते हैं कि यह वही हो सकता है जो कमला के घर में है, और वह राजन से बोलते हैं कि ऐसा एक व्यक्ति है जो कमला के घर में, नृत्यांगना के घर में है। तभी राजन ने भी मन बनाया होता है, उनकी जो सुपुत्री होती है कल्याण देवी, कि वह उनका हाथ जयापीड़ा के हाथ में दे दे, मतलब ब्याह रचाने का सोचा होता है। तो वह उसी क्षण में कमला के घर पहुंचते हैं और उन्हें अपने राजमहल लेके जाते हैं, और फिर उन्हें बोलते हैं, राजन, हम आपको अपना महाराज समझते ही नहीं है, हम आपको समझ कर हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारी सुपुत्री कल्याण देवी को अपनी अर्धांगिनी बना दीजिए, और आप जब तक यहाँ बैठे यही महल या इसी राजमहल में आपका निवास हो। वह ज़्यादा देर नहीं बैठते हैं, और जब वह निकलते हैं पौंड्रवर्धना से, तो वह दो स्त्रियों के साथ निकलते हैं, कल्याण देवी और कमला के साथ में। जैसे वह निकलते हैं
अपनी सेना से मिलते हैं। सेना भी ये इनकी वीर गाथा सुनकर बड़ी खुश होती है, हर्षित होती है। आगे वह फिर कन्नौज के रास्ते से कश्मीर की ओर जाते हैं। कन्नौज में वह शेर का सिंहासन लेते हैं। कन्नौज तब कश्मीर के अधीन ही था। तो शेर का सिंहासन लेकर जब वह कश्मीर की धरती पे अपना पांव रखते हैं तो उन्हें ज्ञात होता है कि उनके जो साले हैं जज्जा, उन्होंने बड़ी कुटिलता से शासन को अपने हाथों में लिया होता है। तो कहते हैं एक स्थान है जहाँ पे वह युद्ध लड़ते हैं। उस स्थान का नाम है सुस्काल एत्रा। सुस्काल एत्रा एक गांव है कश्मीर के पास में ही तब के समय काल में, जहाँ पे इनका युद्ध होता है। लेकिन इनकी सेना में एक और मंत्री होते हैं जो मित्र सरमन के बेटे होते हैं। मित्र सरमन किनके सेना में होते हैं? वह सेनापति होते हैं ललितादित्य मुक्तापीड़ा के, और देव सरमन भी इनके सेनापति होते हैं। तो जब ये युद्ध लड़ते हैं, युद्ध काफ़ी दिन चलता है, लेकिन उसी गांव में या ग्राम में एक युवक होते हैं, एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम श्रीदेवा होता है। वह जज्जा से काफ़ी ग्रसित होते हैं और वह इस कुशासन को ख़त्म करने के लिए जयापीड़ा का साथ देते हैं। वह गुलेल में बड़े माहिर होते हैं और वह अपना गुलेल लेकर युद्ध क्षेत्र में जाते हैं और लोगों से या वहाँ जो व्यक्ति होते हैं उनसे पूछ लेते हैं कि जज्जा कौन है। तभी एक व्यक्ति हाथ से इशारा करते हुए एक मनुष्य की ओर चिन्हित करते हैं और वह उस समय सोने के मटके से, सोने के घड़े से पानी पी रहे होते हैं। अपने गुड़ पे सवार होते हैं, मतलब घोड़े पे सवार होते हैं। तो जैसे ही वह उनकी ओर देखते हैं, वह गुलेल उठाते हैं और उनका निशाना बड़ा अचूक होता है। उनके माथे पे जाकर वह लग जाता है निशाना, और उसी पल में जज्जा नीचे गिर जाते हैं। वह धरती में सिमट जाते हैं या गिर जाते हैं। सैनिकों को पता चलता है, वह तितर बितर होते हैं और जयापीड़ा को इस स्थिति का लाभ मिलता है। और ये युद्ध जो आगे बहुत दिनों तक चलने वाला था वह यहीं पर समाप्त होता है और जयापीड़ा शासन संभालते हैं। और अभी तक हमने देखा कि जज्जा पराजित होते हैं और जयापीड़ा वापस कश्मीर के शासक बनते हैं। जज्जा उनके साले होते हैं जयापीड़ा के। जयापीड़ा की शौर्य की गाथा और उनके शौर्य ही नहीं बल्कि वह निर्माणाधीन भी थे। वह कई निर्माण करते हैं और वह साहित्य को भी बल देते हैं और व्याकरण में भी उनका सहयोग है। और भी कश्मीर में जो कश्मीर स्कूल ऑफ थॉट, कश्मीर शैविज़म जो है उसको भी बल देते हैं। वो कैसे, वो हम आगे देखेंगे। जयापीड़ा कहना गलत ना होगा कि ललितादित्य जैसे ही महान थे, लेकिन ललितादित्य ने विस्तार किया कश्मीर का। इन्होंने कश्मीर का विस्तार कई रूपों में किया। तो देखते हैं जयापीड़ा की कहानी अगले भाग में। और लाइक और सब्सक्राइब ना भूलिएगा, शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से ये कहानियाँ घर घर तक पहुँचेगी और कश्मीर का वैभवशाली इतिहास आपके यहाँ हमेशा रहेगा। शेयर इसलिए कीजिए कि ये हमारे कश्मीर की गौरव गाथा है जो सब कश्मीरियों को पता होना चाहिए, साथ में सारे भारतीयों को भी पता होना चाहिए। और कहने का तात्पर्य यही है, शेयर इसलिए कीजिए कि कश्मीर सदैव भारत ही रहा है। कोई अभिन्न अंग वगैरह ये सब बातों से हमें दूर निकलना है। कश्मीर भारत है, भारत कश्मीर है। नमस्कार।